हेलो बच्चों, वेलकम टू सी आर ब्रिलियंट स्टडी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं बेसिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रखा था जो ज़रूरी था, जैसे नामकरण कैसे किया जाता है, उसका संयोजकता कैसे निकाला जाता है, ये सब मैंने बता रखा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो देखिए, उसमें जो पहले कुछ बचा हुआ है जो अभी हम चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसमें ये इन सब का हम बार बार नाम लेंगे, तो उसको थोड़ा जानना जरूरी है। तो परमाणु एटम जो मैंने आपको पहले बता रखा है, तत्व का सबसे छोटा सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे परमाणु कहते हैं। अणु, मोलिक्यूल, मोलिकुल यौगिक का वो सबसे छोटा सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे अणु कहते हैं। अणु मतलब देखिए, जैसे ये जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए तो इन दोनों में तत्व यौगिक है, तो इसको भी थोड़ा जानना जरूरी है। तो तत्व एलिमेंट जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, तत्व जो होता है ना वो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। अब एग्जाम्पल लिए देखिए, एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लोहा Fe हो गया। और यौगिक जो दो या दो से अधिक परमाणु से तत्व से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए H2, इसमें क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ है। नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो देखिए Na सोडियम भी मिला है, क्लोराइड भी मिला है, ठीक है। तो दो से अधिक तत्व मिलते हैं, इससे मिलके बना होता है, यौगिक होता है, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको मूलक का जैसे नाम लिखाना बताया, तो उसमें 4-5 और बाकी मैं आपको जो बच रहा है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद हम ये चैप्टर, तो ये मैंने सारे के सारे मूलक लिख दिए हैं, इस पर आप लोग अपना नाम लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो कि मैंने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट में सिखाया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लिखना तो कम से कम आता ही होगा। देख लीजिए क्या क्या है। देखिए, कार्बोनेट का CO3, इसका संयोजकता 2 है। क्लोरेट ClO3, क्रोमेट CrO4, साइनाइट CN हो गया, डाइक्रोमेट Cr2O7, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4, हाइड्रोक्साइड OH, नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट NO2। और इसके बाद पर क्लोरेट ClO4, पर मैग्नेट MnO4, फॉस्फेट PO4, इसके बाद सल्फेट SO4, सल्फाइट SO3। तो ये सब का आप मैंने 3-4 में आपका नाम लिखना सिखा दिया था। उसी टाइप के उसमें सेम उसी धातु अधातु आप लीजिएगा और नाम लिखना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपका ये कंसेप्ट मजबूत हो जाए। और अब हम अपने मेन चैप्टर पे चलते हैं, तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो चलिए अब हम अपना चैप्टर जो मेन है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है वही समझना होगा। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले, यानी कि भिन्न यानी कि अलग अलग गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, परिभाषा इतना बड़ा है तो उसको ऐसे नहीं, इजी में आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ, यानी कि ये देखिए H2 है, O2 है, यानी कि ये दो पदार्थ है। तो जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ मिलकर अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है, एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक ही बनेगा, एक से अधिक भी बन सकता है, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो वही उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका गैस है, ये आपका ऑक्सीजन, ये भी गैस है। देखिए, ये जलने वाला गैस है, और ये इसके उपस्थिति में ही कोई चीज जल सकता है। आप किसी भी चीज को जलाइएगा, उसके उसमें अगर ऑक्सीजन ना रहे तो वो चीज जल ही नहीं सकता है। किसी भी गैस को, किसी भी चीज को जलाइएगा तो उसमें ऑक्सीजन का रहना जरूरी है, तभी कोई भी चीज जल सकता है। तो देखिए, ये हाइड्रोजन आपका गैस हुआ, ये ऑक्सीजन आपका गैस हुआ। अब देखिए, यहाँ ये जलने वाला चीज है और ये ऑक्सीजन है, हवा है। ये जलने वाला है और ये हवा है, इससे क्या बना, ये जल बना। जल क्या करता है, आग को बुझाता है। मतलब ये जलने वाला चीज और ऑक्सीजन, यानी कि ये दोनों अभिक्रिया किए, मतलब अभिक्रिया के एक दूसरे से आपस में, तो क्या निर्माण हुआ, जल हुआ। जल का निर्माण, जल क्या करता है, आग को बुझाता है। तो ये देखिए, ये जलने वाला चीज और ऑक्सीजन मतलब अभिक्रिया के साथ में, तो ये जल का निर्माण हुआ। तो वही है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, ठीक है। तो भिन्न गुण, भिन्न मतलब देखिए, भिन्न गुण वाले का क्या मतलब है भाई, ये तो आपका हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये दोनों अभिक्रिया क्या था, क्या बना, जल बना। ये जल तो आग को बुझा ही देता है, जबकि ये जलने वाला चीज है, इसको तो ये बुझा ही देगा ना, जल जल तो बुझा ही देगा। तो भिन्न गुण यानी कि अलग अलग गुण का निर्माण हुआ। तो यही इसका परिभाषा होगी। अब देखिए, यहाँ अभिकारक, अभिकारक के रिएक्टेंट क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो ये देखिए, अभिक्रिया में कौन भाग लिया, ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों भाग लिया है, तो इसे हम कहेंगे अभिकारक। प्रतिफल, प्रतिफल क्या कहते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो जो बना है इसके फलस्वरूप, इन दोनों को अभिक्रिया करने के जो बना है वो आपका प्रतिफल हो गया, यानी कि जल बना है तो प्रतिफल हो गया। तो ये आप अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्रिया विधि, मतलब इसका जो है ना क्रिया विधि, कैसे क्रिया विधि होता है। मान लीजिए जैसे आप मतलब जैसे खाना बनाने गए, खाना बनाने को अगर आप किसी को बोलते हैं खाना बनाओ,
तो खाना बनाने के लिए आपके सामने तो खाना बना हुआ आ गया, लेकिन उसके प्रोसेस हुआ। प्रोसेस क्या क्या है, खाना बनाने का जो प्रोसेस है ना वही होता है उसका क्रियाविधि। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का क्रियाविधि है। तो देखिए इसमें क्या होता है, H2O2, ये जल का निर्माण हुआ। देखिए स्टेप 1 में क्या होता है, पुराने बंधन का टूटना। देखिए स्टेप 1 में देखिए पहले तो ये आपका दोनों है, इन दोनों को जब गर्म करता है ना, गर्म करेंगे तो गर्म करेंगे तब ये बंधन टूटेगा आपस में। पहले तो ये देखिए ये हाइड्रोजन है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये दोनों हाइड्रोजन है H2 है ना, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन भी आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है तो ये तो स्टेबल है ना, तो इसको मतलब अनस्टेबल करना पड़ेगा, जिससे मतलब इसको हम ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मतलब शामिल कर सके, भाग लग सके। तो इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ा है हाइड्रोजन, तो इसको मैं गर्म करेंगे, ये दोनों अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और जल का निर्माण हो जाएगा। तो ये स्टेप 1 में क्या होगा, पुराने बंधन का टूटना, मतलब कि पुराना बंधन जो है वो टूटता है। और स्टेप 2 में देखिए स्टेप 1 में आपका पुराना बंधन का टूटना और स्टेप 2 में नए बंधन का निर्माण, नए बंधन का निर्माण। तो देखिए अब ये जो दोनों बंधन आपस में पुराने बंधन, पहले तो पुराने बंधन टूटा और टूटने के बाद क्या बना, एक नया बंधन बना, जल बना। तो देखिए यहाँ मतलब आपको यहाँ देखकर अगर कोई मतलब क्वेश्चन नहीं आया तो मतलब आना चाहिए, वैसे नहीं आया तो मतलब आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या आना चाहिए आप लोग को, जो ये देखिए ये है, आपको मैंने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था, जो ऑक्सीजन जो है आपका अपना बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहेगा, तो 2 तो पहली कक्षा में हो गया, बाकी इधर 6 रहता है, 6 रहता है, ठीक है। तो ये अपना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा, ये इधर एक हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ तो काम तो हुआ एक ही ऑक्सीजन का ना, यहाँ 2 ऑक्सीजन का अणु है, मतलब अणु तो 2 ऑक्सीजन का है ना। तो यहाँ तो H2 मतलब यहाँ देखिए एक ही ऑक्सीजन का काम हुआ, एक ऑक्सीजन कहाँ गया, हमारा जो 2 ऑक्सीजन था, यहाँ 2 बॉन्ड था ऑक्सीजन का, यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन का हमने काम किया, बाकी एक ऑक्सीजन कहाँ गया, तो देखिए कहाँ गया। तो ये आगे हम जो पढ़ेंगे ना, वो संतुलित जब समीकरण करते हैं तब वहां से पता चलेगा। तो ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन का 2 अणु लेंगे, ठीक है। तो जो निर्माण जो होगा ना वो 2 जल का 2 अणु का निर्माण होगा, जो निर्माण टोटल होगा वो जल का 2 अणु होगा। तो ये अब बैलेंस भी हो गया, वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको यही बताना चाहते थे, जो अभिक्रिया कराएगा ना तो वो हाइड्रोजन का 2 अणु लेगा, 2 अणु लेगा, तभी तो ये 2 अणु मतलब ये एक अणु क्या देखिए, ये आपका हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ पहले तो 6 इधर हो गया, देखिए 2 2 4 6, ये मतलब एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा, तो ये तो एक हाइड्रोजन का काम हुआ, बाकी एक हाइड्रोजन से और ही होगा, ऑक्सीजन जो बचा है एक, बाकी जो बचा था वो यहाँ इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तो तो यानी कि 2 बार इस्तेमाल हुआ है, 2 जल का जो अणु बनेगा वो 2 बार बनेगा, ठीक है। तो यही हम आपको बताना चाहते थे, ठीक है। तो ये बाकी हम संतुलित समीकरण में सीखेंगे। चलिए अब इसका रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता हम देखते हैं। तो चलिए हम इसका रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता देखेंगे, क्या क्या उसका विशेषता है। बाकी इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी ये मतलब इसके बाद अब चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता में क्या क्या है। तो चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता देखते हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता है गैस की उत्पत्ति। तो देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे है ना जिसमें गैस का उत्पत्ति होता है, यानी कि गैस उत्पन्न होता है। तो देखिए क्या अभिक्रिया है, जिंक को जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि एसिड से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट अलग होगा, और हाइड्रोजन गैस, ये गैस जाने का मतलब है ऊपर, यानी गैस ऊपर ही उड़ेगा ना, तो इसको तीर ऊपर की तरफ दिखाते हैं। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन गैस आपका अलग हो गया। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देखिए अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनने का क्या मतलब है, तो आप देखिए एक उदाहरण अपने घरेलू में क्या ले सकते हैं। जैसे अगर आपका दही है, अगर दही को हम मथते हैं तो वहां से देखिएगा जब आप कुछ टाइम के बाद ना कुछ ठोस पदार्थ अलग होता है, जैसे आप मक्खन घी कुछ भी बोल सकते हैं, वो अलग होता है, तो वही आपका अवक्षेप हो गया। तो देखिए इसमें भी वही अवक्षेप का बनना, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में ठोस पदार्थ जो आपका मक्खन जैसे अलग होता है उसमें वैसे अवक्षेप बनता है, जो घोल में नहीं घुलता है। जो घोल में जैसे आप अगर मटिएगा दही का, तो दही का पानी बन जाएगा, और ये ठोस पदार्थ मक्खन के रूप में अलग होता है, तो वो पानी वाले इलाका में नहीं घुलता है उसमें। तो यही इसका देखिए जैसे NaCl के अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो NaNO3 और सिल्वर ये AgCl ये आपका जो है जो सिल्वर का तरह दिखता है वो आपका अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसको ये अलग होता है नीचे, इसीलिए हम इसको नीचे की तरह दिखाते हैं।
अब देखिए कुछ मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो रंग में परिवर्तन हो जाता है, तो देखिए कई अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। अगर अभिक्रिया आप कराएंगे ना तो वो रंग परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम अगर लिखते हैं लोहा को कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो देखिए कॉपर सल्फेट का जो घोल था ना, वो जो आपका कॉपर सल्फेट ये घोल था, ये आपका हरा रंग का था, नीला रंग का था, ठीक है। ये आपका नीला रंग का था कॉपर सल्फेट। अब देखिए इसमें अगर हम लोहा मिलाए, आयरन डाले, आयरन डालने पे क्या हुआ तो ये सी कॉपर सल्फेट जो आपका ना हरा रंग का हो गया, ठीक है। FeSO4 हरा रंग का हो गया, और ये Cu अलग हुआ जो कि आपका लाल से भूरा रंग, भूरा और लाल रंग थोड़ा थोड़ा होता है, वो तांबा वो निकलना शुरू हो गया। तो ये देखिए रंग परिवर्तन हुआ ना, ये आपका नीला रंग का था, क्या था, कॉपर सल्फेट नीला रंग का था। इसमें हम लोहा को मिक्स कर दिए, लोहा को मिक्स किए तो हमें हरा रंग, मतलब हरा रंग मिल गया FeSO4 का, और लाल रंग मिल गया कॉपर का। तो ये रंग परिवर्तन भी होता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं इसका क्या अभिक्रिया। चलिए अब इसका नेक्स्ट परिवर्तन क्या होता है वो देखते हैं। तो इससे पहले आप इसका फोटो लेना चाहे स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। अभिक्रिया के विशेषता का देखते हैं, ये चौथा और पांचवा तो लास्ट है, ये देख लेते हैं। चलिए तो देखिए ताप में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना ताप में परिवर्तन होता है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की उत्पत्ति होता है। देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों को अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 बनेगा प्लस उष्मा का निर्माण होगा। तो उष्मा की इसमें उत्पत्ति हुआ, तो इसी को जिसमें उष्मा का उत्पत्ति हो उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी, शोषी का मतलब है जो उष्मा को सोखता है। तो इसमें देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा आपको बाहर से देना पड़ेगा, मतलब आप देखिए अगर मान लीजिए रूम अभी टेम्परेचर इसका ठंडा है, तो इसमें बाहर से उष्मा को सोखने वाली कुछ हमें पदार्थ डालना पड़ेगा जो उष्मा को सोख ले। तो उष्मा को जैसे ही सोखेगा तो यहाँ पर परिवर्तन चेंज हो जाएगा, ताप परिवर्तन हो जाएगा और ये रूम जो है ठंडा हो जाएगा। तो उसमें ये बाहर से उष्मा, जिसमें बाहर से उष्मा देना पड़े, ठीक है। तो वो होता है उष्मा शोषी जो उष्मा को सोख ले, ठीक है। अब देखिए अभी अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन आपका गैस है, ये ऑक्सीजन भी आपका गैस है। दोनों गैस अगर अभिक्रिया किया तो क्या बना, जल। तो जल क्या है आपका, द्रव है। तो देखिए दोनों गैस मिलकर क्या बनाया, द्रव। द्रव, तो जो द्रव का अवस्था, ये अवस्था आपको पता ही है, अवस्था 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। ये आपका मार्कर है, ये आपका ठोस हो गया। ऑक्सीजन ये है, हाइड्रोजन है, ये गैस हो गया जो ऊपर की अवस्था में रहते हैं, और जल है जो द्रव है। तो ये देखिए दोनों गैस मिलकर जो बना वो क्या बना, जल, यानी कि द्रव, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो गया। दोनों ये गैस था, बना क्या, तो जल द्रव बन गया, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो ये से अवस्था में परिवर्तन, ये इसका एग्जाम्पल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब रासायनिक समीकरण देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन। देखिए रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकों यानी कि सिंबल और सूत्रों यानी कि फॉर्मूलाज की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। संक्षिप्त रूप में लिखा है, इसका क्या मतलब है। देखिए जैसे मान लीजिए आप यहाँ ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, पानी बनाता है। तो अगर ऐसे इसको लिखते हैं तो भाई जिसको हिंदी पढ़ा होगा वो तो समझ जाएगा, चलो ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ये पानी लिखा हुआ है। मगर जिसको अगर मान लीजिए हिंदी नहीं आता हो वो कैसे समझेगा, तो उसके लिए देखिए ये बना है प्रतीकों यानी कि सिंबल और सूत्रों की सहायता से। तो हाइड्रोजन ये आपका हो गया प्रतीक यानी कि हाइड्रोजन का H सूत्र हो गया, और ऑक्सीजन का हो गया सिंबल, और ये 2 इसका सूत्र में होता है। तो ये हो गया, देखिए हाइड्रोजन का सिंबल H हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया, ये इसके सूत्र में 2 है इसीलिए 2 जाता है, और ये हाइड्रोजन का H2O जल का निर्माण हुआ। तो ये देखिए ये समीकरण जो है ना, ये लिखा हुआ है किससे, तो सिंबल यानी फॉर्मूला की सहायता से लिखा हुआ है। और ये मतलब कहीं भी पूरे वर्ल्ड में ये इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये हिंदी में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिखते हैं तो जो इसको अगर मान लीजिए हिंदी नहीं आता हो तो वो तो नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए रासायनिक समीकरण जरूरी था। ये मतलब हमें रासायनिक समीकरण को लिखने का सही तरीका और मतलब सटीक तरीका देता है, जिससे हम मतलब लिखते हैं उसको सूत्रों की सहायता से। देखिए अब रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम होता है। तो देखिए मान लीजिए ये आपको अभी पढ़ाए थे, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाई ओर रहता है वो आपका अभिकारक रहता है, और इसकी दाईं ओर जो बनता है वो प्रतिफल बनता है। अभिकारक आपका एक भी हो सकता है और अभिकारक आपका एक से अधिक भी हो सकता है। तो देखिए वही है, अभिकारकों को बाईं ओर लिखे, यानी कि अभिकारक ये जो तीर है आपका ये किस साइड है, ये बाईं ओर है, तो अभिकारकों को बाईं ओर लिखे, प्रतिफलों को दाईं ओर लिखे। तो ये तीर के किस साइड है, दाईं साइड है, तो प्रतिफलों को दाईं साइड, प्रतिफल आपका एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, तो ये दाईं साइड लिखे, ठीक है। इसके बाद अभिकारक एक से अधिक हो तो अभिकारक के बीच धन से देखिए इसमें अभिकारक एक ही था, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए अभिकारक 2 है, C है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो अभिकारकों के बीच में अगर एक से अधिक है तो क्या है, प्लस का चिन्ह यानी कि धन चिन्ह है। तो अभिकारकों अगर एक से अधिक हो तो प्लस का चिन्ह दे। और इसके बाद देखिए प्रतिफल भी वही सेम हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्रतिफल 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिफल 1 से अधिक है तो प्लस का चिन्ह बीच में दे, धन का चिन्ह दे, ठीक है।
इसके बाद अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर के निशान से दिखाया जाता है। देखिए ये तो हुआ आपका तीर, और तीर के चिन्ह से अभिकारकों और प्रतिफलों को बीच में जो है उसको तीर के निशान से दिखाया जाता है। ठीक है, अब तीर चिन्ह अभिक्रिया के जो है ना आपको दिशा बताता है। ये देखिए तीर चिन्ह क्या है, अभिक्रिया की दिशा बताती है। जो आपका प्रतिफल हो गया, तो देखिए तीर का ये आपका ये हेड हो गया, यानी कि ये तीर का सर हो गया, ये पूंछ हो गया। तो देखिए पूंछ की साइड आपका क्या रहता है, अभिकारक रहता है, हेड के साइड क्या रहता है आपका प्रतिफल रहता है। तो ये क्या दिखाता है, दिशा दिखाता है। हमें ये तीर का चिन्ह जो देते हैं ना, ये आपका दिशा दिखाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और कल हम इसको आप रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण देखेंगे, और असंतुलित उसको संतुलित कैसे किया जाता है, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम कल देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।